The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। खाता बुक ऐप आपका ऐसा खाता है जो हर वक्त आपके साथ रहे, आपकी पॉकेट में ही। अब आप मुझे इस महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से ही भेज सकते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। खाता बुक के साथ भेजें हर महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से। खाता हुआ खाता बुक। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। पिछले 24 घंटे में भारत ने 2 नए मकाम हासिल किए। इस दौरान कोरोना संक्रमण के 34,956 नए मामलों की पुष्टि हुई, 687 मरीजों की मौत हुई। इन्हें मिलाकर भारत में संक्रमण के कुल मामले हो गए हैं 10,03,832। कुल मौतें 25,602। 10 लाख और 25,000 दोनों आंकड़े ऐसे हैं जिन पर पहुंचकर अमूमन खुशी का इजहार किया जाता है, लेकिन जब यही आंकड़ा एक बीमारी का विस्तार और उससे होने वाली मौतों की सच्चाई बताए तो खून जमने लगता है। लल्लन टॉप शो की बड़ी खबर में आज कोरोना संक्रमण के सामने लाचार होते जा रहे भारत की बात करेंगे। हम जानेंगे कि ये आंकड़े क्या कहते हैं और यहां से आगे की राह कैसी हो सकती है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिन का वीडियो। गए पुलिस वाले कोतवाली गाड़ी जावा इससे यूपी के हापुड़ से आया ये वीडियो 16 जुलाई का है। एक नाली है जिसे मानसून के पहले चलने वाले सफाई अभियान में साफ करने का दावा किया गया होगा, लेकिन उसमें गंदगी बजबजा रही है और उसमें तैर रहे हैं फल। एक आदमी उसमें उतरकर फलों को चुन रहा है। ये फल नाली में पहुंचे कैसे, सुनिए अशोक कुमार को, जो उस जगह ठेला लगाते हैं। मेरा नाम अशोक कुमार है, यहाँ पर ठेला लगाता हूँ, मजदूरी करता हूँ। कोतवाली गाड़ी आई, लेट बयान चालू कर दिया, ठेला नाले में पलट दिया। मेरा 5-6 रुपये नुकसान होगा जी। मेरा बताओ क्या करूँ, बताओ मैं। क्यों करती है तो ऐसा पुलिस ने क्यों करा? जी रोज डंडा बजाते हैं जी, रोज ही परेशान करते हैं। आए दिन रोज डंडा बजाते हैं, गाली बकते हैं, उल्टी से ठेला पलटते हैं जी। बताओ गरीब आदमी कहाँ मर जाए, बताओ कहाँ से चला जाए, बताओ। जो फल आपने नाली में देखे वो रामभूल के थे, उनकी बात भी सुन लीजिए। यहाँ क्या हुआ फिर? यहाँ 2 गरीब मजदूर हैं जो ठेले पर फलों की छोटी सी दुकान चलाते हैं। दोनों कह रहे हैं कि पुलिस ने नाली में ठेला पलट दिया। आपने तस्वीरों में गाड़ी देखी होगी जिस पर विधायक लिखा था। ये हापुड़ सदर से भाजपा विधायक विजय पाल आरती की गाड़ी थी। उस वक्त आरती गाड़ी में सवार थे। भीड़ को देखकर रुके, पूछा क्या हुआ, लेकिन प्रेस को देखा तो मौके से रवाना हो गए। मजदूरों का इल्जाम है कि पुलिस आए दिन मारपीट करती है। आज एक कदम आगे बढ़कर ठेला पलट दिया। 5,000 का नुकसान हो गया। 5,000 सुनकर इस घटना को मामूली समझने की भूल मत कीजिए। सोचिए कि मामूली बात होती तो कोई नाली में उतरकर फल क्यों चुनता। हापुड़ में इंडिया टुडे से जुड़े संवाददाता देवेंद्र कुमार शर्मा ने हापुड़ के DSP राजेश कुमार सिंह का पक्ष भी लिया और उन्होंने एक दूसरी ही कहानी बता दी। सुनिए। कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई जिसमें दुष्प्रचार किया जा रहा था कि ठेला जो है वो फल वाले का ठेला पुलिस वालों ने पलट दिया। प्रकरण प्रारंभिक रूप से जांच में पाया गया कि हॉट स्पॉट एरिया में बहुत सारे ठेले वाले अपनी ठेला लगाए हुए थे और कुछ दुकानें भी खुली थी। बार बार कोतवाली नगर पे फोन आ रहे थे पब्लिक के कि हॉट स्पॉट एरिया में दुकानें खुली हैं, ठेले वाले ठेला लगाए हैं, जिसको हटाने के लिए कोतवाली नगर की गाड़ी मौके पर गई और जैसे ही उन्हें हूटर बजाया सारे ठेले वाले इधर उधर भागने लगे। संयोग बस एक ठेले वाले का ठेला नाला में बगल ही नाले किनारे लगाया था, पलट गया। उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से पुलिस का कोई रोल नहीं है, ना पुलिस वालों ने ठेला उसका पलटा, वो दुर्घटनात्मक रूप से उसका ठेला पलट गया था। कितनी भोली है यूपी पुलिस। लोग फल वालों को हटाने के लिए फोन कर रहे थे, पुलिस पहुंची, गाड़ी का हूटर बजाया और ठेला चालक खुद नाले में गिर गया। DSP साहब ने ऐसा कहा है तो ऐसा ही हुआ होगा।
हम अपील करते हैं हापुड़ के तमाम फल विक्रेताओं को कि स्किल डेवलपमेंट का एक कोर्स करें, सरकार से अपील करें। उस कोर्स में उन्हें बताया जाए कि पुलिस का हूटर सुनकर तेजी से ठेला हटाने का सही तरीका क्या है। वो सीखें कि ठेला इस तरह कैसे चलाएं कि नाली में ना गिरे। वो सीखें कि जब ठेला नाली में गिर जाए तो पुलिस का नाम लेने से कैसे बचें। गरीब लोग हैं, जब तक स्किल नहीं सीखेंगे तब तक इनके फल नाली में गिरते रहेंगे। बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आखिरकार लेह पहुंच ही गए। आखिरकार इसलिए जोड़ा क्योंकि 2 जुलाई को भी यह खबर आई थी कि रक्षा मंत्री लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद के बीच लेह का दौरा करेंगे। फिर खबर आई कि नहीं, वो नहीं जा रहे और 3 जुलाई को सुबह सवेरे लेह चले गए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तब उन्होंने निमू में सैनिकों से संवाद भी किया। ये जरूरी भी था, देश का सर्वोच्च नेता जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ाए। रक्षा मंत्री का नंबर लगा 17 जुलाई को। वो 2 दिन की यात्रा पर हैं। आज का दिन लद्दाख के लिए था। 18 जुलाई को वो जम्मू कश्मीर जाएंगे। रक्षा मंत्री के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे भी पहुंचे। रक्षा मंत्री को सेना ने अपनी तैयारियों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने लुकुंग में सैनिकों को संबोधित किया। भारत के रक्षा मंत्री का लुकुंग पहुंचना एक ऐसी खबर है जिसने चीन में भी सुर्खी बनाई होगी। क्यों? इसका कारण आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। लुकुंग दरअसल पैंगोंग सो झील का सबसे पश्चिमी छोर है। पैंगोंग सो झील के बीचों बीच फिंगर 4 को लेकर भारत और चीन में जबरदस्त तनातनी चल रही है। चीन फिंगर 4 से हटकर 5 पर आ गया है, लेकिन भारत चाहता है कि चीन फिंगर 8 तक पीछे हटे। इसलिए राजनाथ सिंह के लुकुंग जाने का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है। सुनिए लुकुंग में रक्षा मंत्री ने सैनिकों को संबोधित करते हुए क्या कहा। जो कुछ अब तक की प्रगति हुई है बातचीत की, मामला हल होना चाहिए। लेकिन कहां तक हल होगा अभी इस संबंध में मैं पूरे कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। मीम बनाने वाले चाहें तो गारंटी न देने वाली बात को भी मजाक में ले सकते हैं, लेकिन ये बात अपने आप में अहम है। इसका मतलब ये है कि भारत LAC विवाद को लेकर न जड़ता दिखाना चाहता है और न ही जड़ता की अपेक्षा करता है। राजनाथ की ये कहना, राजनाथ सिंह का, कि बातचीत से हल निकल जाए तो बेहतर है, चीन के लिए एक और संकेत है कि अगर आप सुलह के रास्ते पर बढ़ना चाहें तो आपका स्वागत है। मीमबाजों के लिए लल्लन टॉप का एक और संदेश है। राजनाथ सिंह की वो तस्वीर खूब वायरल हो रही है जिसमें वो एक लंबी सी बंदूक पकड़े हुए हैं। साथ कर नहीं पकड़ पाते तो सेनाध्यक्ष नरवणे बताते हैं कि ऐसे पकड़ लीजिए। बंदूक का नाम है पीका या पुलेमयोत क्लाशिनकोवा। ये रूस में बनी एक जनरल पर्पस मशीन गन है जिसका इस्तेमाल सेना में पैराट्रूपर स्पेशल फोर्सेस करती है। आमतौर पर इसे गोलियों की एक बेल्ट लगाकर चलाया जाता है। अमूमन जब भी इस तरह के दौरे होते हैं तो सेना अपने किसी हथियार या कौशल का डेमोन्स्ट्रेशन करती है। कभी कभी ड्रिल भी दिखाई जाती है। तो ये एक बेहद सामान्य परंपरा है। बंदूक बहुत भारी और लंबी है, इसलिए एक बार में अगर पकड़ में आ जाए ये ज़रूरी नहीं है। इस दौरे से एक और ट्रिविया आपको बता देते हैं। राजनाथ सिंह के साथ CDS और सेनाध्यक्ष के अलावा सेना की नॉर्दर्न कमांड के GOC लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी भी मौजूद थे। जोशी के लेह में होने का अपना महत्व है। जोशी 14वीं कोर के GOC रहे हैं, कारगिल की लड़ाई के हीरो रहे हैं। कारगिल युद्ध में वो 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के CO थे और परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा उन्हीं की यूनिट में थे। लद्दाख को लेकर उनका अनुभव बहुमूल्य है। जब मोदी निमू पहुंचे थे तब नदी किनारे एक बोर्ड पर प्रधानमंत्री को कुछ समझाया जा रहा था। ये ब्रीफिंग कर रहे अफसर भी लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ही थे। दूसरी सुर्खी भी लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद से ही जुड़ी है। 14 जुलाई को चुशुल में कोर कमांडर स्तर की बैठक के चौथे दौर में सीमा विवाद पर बात हुई। सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने 16 जुलाई को कहा कि बैठक में डिसएंगेजमेंट के पहले चरण पर बात हुई और अगले चरणों के लिए रणनीति बनी। विवाद पूरी तरह खत्म होने में वक्त लगेगा क्योंकि दोनों पक्ष हर चरण की गहन समीक्षा करना चाहते हैं। 16 जुलाई को ही चाइना स्टडी ग्रुप ने पूर्वी लद्दाख के हालात का जायजा लिया। चाइना स्टडी ग्रुप सरकार द्वारा बनाई गई एक हाई पावर कमेटी है जो चीन को लेकर रणनीतिक मामलों में सरकार को सलाह देती है। खबर है कि हॉट स्प्रिंग इलाके में भी कुछ सफलता मिली है। यहाँ से ज्यादातर सैनिक लौट चुके हैं, लेकिन एक छोटी सी टुकड़ी दोनों तरफ से अब भी तैनात है। लेकिन इन टुकड़ियों के बीच भी तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी है। ये भी दावा किया जा रहा है कि देप्सांग के मैदानों पर चल रहे विवाद को फिलहाल बैठकों में नहीं उठाया जा रहा है क्योंकि फिलहाल सारा फोकस 4 जगहों पर है।
गलवान घाटी, पेंगोंग सो, गोगरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग। सेना से जुड़े सूत्र पहले भी कह चुके हैं कि देप्सांग के मैदान पर बातचीत एक अलग मुद्दा है और उसका समाधान भी अलग से होगा। तीसरी सुर्खी, आज जम्मू कश्मीर में एक और मुठभेड़ हुई। कुलगाम के नगनाद इलाके में हुई ये मुठभेड़ 17 जुलाई की सुबह तब शुरू हुई जब जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना की 9 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ ने एक जांच अभियान शुरू किया। इस दौरान आतंकवादियों की तरफ से गोलियां चलाई गई। देर तक चली इस मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि इन 3 में से एक जैश ए मोहम्मद का एक टॉप कमांडर है। ये आईईडी बनाने में माहिर माना जाता था। ये 3 से 4 एनकाउंटर्स में बच निकलने में कामयाब रहा। एक बार ये जहां से भागा वहां से एक अमेरिकी राइफल भी मिली थी। फिलहाल आतंकवादियों के नाम जाहिर नहीं किए गए हैं। मुठभेड़ में 3 जवान भी घायल हुए हैं, जिन्हें सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। देश में कोरोना वायरस के कुल मरीज 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा हो गए हैं। आज से 4 महीने पहले मार्च के महीने में जब देश में 100 मरीज भी नहीं थे तो किसी को यह आशंका नहीं थी कि भारत इस हाल में पहुंच जाएगा। याद करिए 23 मार्च का प्रधानमंत्री मोदी का वो देश के नाम संबोधन, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान किया था और कहा था कि अगर आपने लॉकडाउन के 21 दिन नहीं दिए तो देश 21 साल पीछे चला जाएगा। लॉकडाउन लगा, एक बार नहीं कई बार लगा और कोरोना के मरीज भी बढ़ते गए। तो क्या जैसे कोरोना के बढ़ते केस देश को 21 साल पीछे ले गए, जैसे पीएम मोदी ने आशंका जताई थी? 1 मिलियन वाली ये गिनती कहाँ जाकर रुकेगी? क्या हम कभी देश में कोरोना रोक भी पाएंगे? कहाँ गलती हुई जो आज हम इस हालत में पहुंच गए? आज थोड़ा पीछे मुड़कर देखेंगे ताकि गलतियां पहचान कर आगे ठीक से चल पाएं। भारत में 29 जनवरी को केरल में कोरोना का पहला मरीज मिला था, लेकिन ये चिंता की बात इसलिए नहीं थी क्योंकि ये छात्र चीन से लौटा था और तब तक भारत में संक्रमण नहीं फैला था, यानी कंटेन करने की गुंजाइश थी। इसके बाद पूरे फरवरी महीने में कोई नया कोरोना मरीज नहीं मिला। तब तक भारत को हम कोरोना से पूरी तरह सुरक्षित मानकर चल रहे थे। फिर आया मार्च का महीना। मार्च के महीने में चीन समेत दुनिया के कई देश कोरोना से बुरी तरह जूझ रहे थे। फ्रांस, इटली, स्पेन जैसे देशों की स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराने लगी थी। भारत में भी मार्च में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने शुरू हो गए थे। 2 मार्च से 15 मार्च तक 13 दिन में कोरोना के 100 नए केस आए। 22 मार्च को जब देश में पहली बार जनता कर्फ्यू लगाया गया तो कुल कोरोना मरीजों की संख्या 500 से भी कम थी, लेकिन फिर तेजी से केस बढ़ने लगे और इसे देखते हुए प्रधानमंत्री ने 25 मार्च से देश में लॉकडाउन लगाया। उम्मीद थी कि 21 दिन के लॉकडाउन में इस कोरोना वाली समस्या से हम पूरी तरह निपट लेंगे, लेकिन 14 अप्रैल को जब पहला लॉकडाउन पूरा हुआ तो देश में कोरोना मरीजों की संख्या 10,000 से ज़्यादा पहुंच चुकी थी और ये सवाल भी था कि भारत ज़रूरत से कम टेस्टिंग कर रहा है। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए हमने फिर लॉकडाउन लगाया दूसरी बार, लेकिन कोरोना के मामले 18 मई तक 1 लाख तक पहुंच चुके थे और इस दौरान लॉकडाउन में परेशान प्रवासी मजदूरों के हालात भी लोगों ने देखे। मई तक सरकार ये समझ चुकी थी कि लॉकडाउन से अब हम कोरोना काबू नहीं कर सकते, ऐसे में इसे हटाना ही पड़ेगा। जून में शुरू हुआ अनलॉक का प्रोसेस और फिर कोरोना और तेजी से बढ़ने लगा। 26 जून तक देश में 5 लाख कोरोना केस हो गए थे और फिर अगले 3 हफ्तों में ये संख्या दोगुनी हो गई, यानी 10 लाख से ज़्यादा कोरोना केस हो गए। जाहिर है कि अब कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के मामले 5 लाख होने में 4 महीने लगे, लेकिन 5 लाख से 10 लाख सिर्फ 3 हफ्तों में हो गए। इससे हम हालात का अंदाज़ा लगा सकते हैं और ये संख्या आगे कहाँ तक जाएगी इसका अनुमान करोड़ों तक पहुँचता है। और ये हालत तब है जब हम कोरोना की टेस्टिंग के नियम बदल चुके हैं। अब सिर्फ लक्षण दिखने पर ही टेस्टिंग होती है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं होती। शुरुआती नियमों के हिसाब से अगर जांच होती तो शायद ये आंकड़ा और भी ऊपर होता। अभी भी हम कोरोना संक्रमण के पीक पर नहीं पहुंचे हैं। तो आगे की क्या आशंकाएं हैं? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये मिलियन वाला आंकड़ा करोड़ तक जा सकता है। इस पर हमने विद्वानों से बात की। भारत में कोरोना के केस जिस तेजी से बढ़ रहे हैं उसके लिए चिंता बहुत स्वाभाविक है। धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। डेली 15,000, 17,000, 18,000, 20,000, 25,000, 27,000, 30,000, 31,000। तो ये जो बढ़ रहा है धीरे धीरे, इसकी 2-3 कारण हैं। एक तो ये है कि माइल्डर इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा लोगों में है तो वो टेस्टिंग में सामने आ रहा है। दूसरे, बहुत ज़्यादा लोग ठीक भी हो रहे हैं तो नए डायग्नोज भी हो रहे हैं। और तीसरा जो इसका मुख्य कारण है वो ये कि कोरोना अभी फैल रहा है। इसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि कोरोना क्यों फैल रहा है? हमारी गलती से फैल रहा है। हम मास्क नहीं लगा रहे हैं, हम लॉकडाउन को जो खुल रहा है तो उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, हम बगैर ज़रूरत घर से निकल रहे हैं। इन आशंकाओं के साथ ही आगे के रास्ते में हमारे लिए दुश्वारियां और भी हैं। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में था जहां बहुत कम केस आने पर ही लॉकडाउन लगा दिया गया था,
इसके बावजूद हम कोरोना को काबू नहीं कर पाए। कहाँ गलती हुई हमसे या हमारी सरकार की नीतियों में क्या कमी रही? ये सवाल हमने पूछा एम्स के सीनियर डॉक्टर पुनीत मिश्र से। पश्चिमी देशों में अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, इटली हो गया, वहाँ पे तकनीक बहुत हमसे ज़्यादा उन्नत है, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं हमसे बहुत ज़्यादा उन्नत है। वहाँ पे मौतों का आंकड़ा हमसे बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन जबकि ये एक चीज़ बड़ी है कि ये एक बड़ा बेनाइन वायरस है, एक बहुत ही कम संख्या होगी उन लोगों की जिनकी मृत्यु होगी। तो इस चीज़ को आप कैसे रिकंसाइल करते हैं कि वहाँ पे बहुत उन्नत स्वास्थ्य व्यवस्थाएं होने के बावजूद एक ऐसे वायरस में बहुत ज़्यादा उससे मौतें हुई हैं और भारत में नहीं होती हैं? देखिए, इसका जो एग्जैक्ट कारण है वो तो बाद में मालूम चलेगा क्या है, लेकिन बहुत सारे इसके जो अभी कारण समझ में आ रहा है उसमें से एक तो ये है कि हमारा जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है और जो वेस्ट का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है वो बहुत डिफरेंट है। अगर इटली में देखा जाए तो जो 80 साल से ऊपर के लोग थे, 80 इयर्स के ऊपर के लोग थे, करीब 80% मृत्यु उन लोगों में हुई है। वहाँ पर ऐसे लोगों की जनसंख्या 20% से भी ज़्यादा है, मोर देन 20% जो लोग हैं वो इस एज ग्रुप में थे। हमारे भारत में 60 साल से ऊपर करीब 7% के आसपास की जनसंख्या इस समय है, अधिकतर लोग यंग हैं। एक चीज़ तो ये आती है। दूसरा, ये कुछ हमें अभी कुछ थ्योरीज आ रही हैं जिसमें कहते हैं कि जो BCG का वैक्सीन है या MMR का जो टीका लगता है बच्चों में, ये शायद कुछ प्रोटेक्टिव है, जिसके बारे में अभी रिसर्च चल रही है। पूरी तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे कुछ प्रमाण मिल रहे हैं कि शायद इसने हमें थोड़ा सा बचाया हुआ हो सकता है, क्योंकि हम अपने यहाँ सारे बच्चों को BCG का वैक्सीन दे रहे हैं। सर, थोड़े में बता सकते हैं दर्शकों के लिए कि BCG और MMR के टीके किस चीज़ के होते हैं? बिल्कुल, BCG का टीका जो है जन्म के बाद आप देखते होंगे सबसे पहले बच्चे को जो हम टीका लगाते हैं एक BCG का ही टीका होता है। शुरुआत के 1 महीने के अंदर लगा देते हैं और उसके यहाँ बाजू में टीका लगाते हैं जिसमें कई बार उसमें दाना निकलता है, और ये TB की बीमारी से बचाने के लिए लगा रहे हैं। और ये हम हमारे यहाँ कंपलसरी, हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, सारे हेल्थ सेंटर से मिल रहा है, सारे बच्चों को लगाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। दूसरा टीका होता है जो MMR कहते हैं, ये मीजल्स, मम्स और रूबेला का टीका होता है। ये भी अब हम बच्चों को लगा रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनको ये टीका दिया जा रहा है। तो ये कहते हैं कि शायद BCG ने और MMR ने हमें कुछ हद तक इससे बचाया है। तीसरी जो चीज़ है कि हो सकता है हमें कुछ ऐसे वायरसेस हो जिससे क्रॉस इम्यूनिटी मिल रही हो, जो एग्जैक्ट ये कोरोना वायरस नहीं हो, लेकिन इससे मिलते जुलते जो वायरस हैं उससे हम लोगों को पहले इन्फेक्शन हो चुका हो, और उनसे इन्फेक्शन की वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कुछ रिकॉग्नाइज कर रहा है और हमें इम्यूनिटी दे रहा है, जिसकी वजह से हम बच पा रहे हैं। अगर आप देखेंगे भारत में और विश्व के जो पश्चिमी देश हैं उनमें एक डिफरेंस ये है कि हमारे यहाँ इन्फेक्शन डिजीज अभी भी बहुत कॉमन है। हर साल कुछ ना कुछ वायरल इन्फेक्शन होते रहते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते रहते हैं, बहुत कॉमन है। हर साल आप देखिए लोग कहेंगे मुझे वायरल हो गया था, मतलब एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। जो दूसरे देश हैं विश्व के, वहाँ पर ये जो इन्फेक्शन डिजीज है इतनी कॉमन नहीं है, तो शायद उन लोगों में इसके प्रति क्रॉस इम्यूनिटी उस लेवल पे डेवलप नहीं हुई है जो हमारे भारत में हो चुकी है। लेकिन अभी एग्जैक्ट कारण क्या है ये सारी थ्योरीज हैं, बाद में मालूम चलेगा। लेकिन हाँ, जनसंख्या वाला हमें मालूम है कि हमारे यहाँ जो अधिकतर लोग युवा हैं, बच्चे हैं, उसमें पूरे दुनिया में मृत्यु दर कम रही है, और वो भी एक बहुत बड़ा मैं कारण देखता हूँ। ये सवाल लोग पूछ सकते हैं कि हमारे यहाँ टीके लगते हैं तो पश्चिम में नहीं लगते हैं क्या? ये पश्चिम में टीके लगते हैं, लेकिन वहाँ पे टीके BCG जैसे कंपलसरी नहीं है। हमारे यहाँ BCG कंपलसरी है, वहाँ कुछ और चीज़ों के टीके हैं जो देखिए टीके इस प्रकार से लगाए जाते हैं कि किस दुनिया के किस देश में कौन सी बीमारी प्रिवलेंट है और वहाँ को हमें किस चीज़ से बचाना है। हमारा चूंकि जो देश रहा है इसमें ट्यूबरकुलोसिस बहुत हो रही थी, नियोनेटल टेटनस बहुत हो रहा था, पोलियो बहुत हो रहा था। देखिए OPV हमारे यहाँ पल्स पोलियो अभियान चला के कितने बच्चों को बुलाया जाता है। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहाँ OPV देते ही नहीं है, वो लोग BCG देते ही नहीं है। तो ये आपने सवाल पूछा कि अन्य देशों में नहीं देते हैं, बिल्कुल सही है। बहुत सारे देशों में, खास करके पश्चिम के बहुत सारे देश हैं जहाँ पे BCG OPV ये सारे टीके नहीं दिए जाते हैं, जो हमारे यहाँ बच्चों को जन्म होने के 1 साल के अंदर ही सारे टीके दे दिए जाते हैं। तो इन्होंने BCG ने और MMR ने खास करके शायद हमें बचाया। शायद प्रमाण, पूरे पुख्ता प्रमाण आने में भी वक्त है, लेकिन ऐसा लोग कह रहे हैं। अगर हम राज्यवार बात करें तो अभी महाराष्ट्र का पहला नंबर है। महाराष्ट्र में करीब 2,85,000 कोरोना के मामले आ चुके हैं। दूसरा नंबर तमिलनाडु का है, जहां कोरोना मरीजों की कुल संख्या 1,56,000 से ऊपर है। शहरों की बात करें तो मुंबई और दिल्ली सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं, लेकिन अब चिंता वाली बात बिहार और कर्नाटक जैसे राज्यों में है। इन राज्यों में तुलनात्मक रूप से कोरोना टेस्टिंग कम हो रही है और मामले ज़्यादा आ रहे हैं।
सबसे तेज संक्रमण फैल रहा है बिहार में। यहाँ पर अब तक 3.5 लाख से भी कम टेस्ट हुए। 1 लाख लोगों पर सिर्फ 316 टेस्ट हो रहे हैं, जबकि पूरे देश का औसत 1 लाख पर 979 टेस्ट का है। आबादी के हिसाब से बिहार में टेस्टिंग रेट सबसे कम है और जितने टेस्ट हो रहे हैं उसमें पॉजिटिव आने वालों का आंकड़ा फीसदी के हिसाब से सबसे ज़्यादा बिहार में है। और कर्नाटक, वहाँ तो स्वास्थ्य मंत्री ही कह चुके हैं कि अब कोरोना से भगवान ही बचा सकता है, सरकार के हाथ में कुछ नहीं। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में कोरोना के ज़्यादा मामले आए तो संभाल लिए गए, क्योंकि यहाँ तुलनात्मक रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं। लेकिन बिहार जैसे राज्यों की स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं पूरा देश जानता है, इसलिए चिंता की ज़्यादा बात है। हमने जिक्र किया दुनिया का और फिर भारत का, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दुनिया भी, बाकी देश भी भारत की तरह कोरोना से जूझ रहे हैं? शुरुआत में हम अमेरिका, फ्रांस और स्पेन के अस्पतालों से आई बेबसी की तस्वीरें देखते थे, अब वो आना बंद हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में सब कुछ ठीक हो गया। दुनिया में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा हो चुकी है और उसका 13वां हिस्सा यानी लगभग 10 लाख मरीज भारत में है। संक्रमण के मामले में अभी भारत का तीसरा नंबर है। भारत से आगे अमेरिका और ब्राज़ील है। अमेरिका में मरीजों की संख्या 35,37,000 हो चुकी है। मौत का आंकड़ा 1,37,000 से ऊपर जा चुका है। दूसरा नंबर ब्राज़ील का है और फिर भारत। लेकिन दुनिया के इन आंकड़ों में भारत के लिए एक सकारात्मक बात भी है। अमेरिका में जब अप्रैल महीने के आखिरी में मरीजों की संख्या 10 लाख थी, तब मौत का आंकड़ा 57,700 था। ब्राज़ील में 21 जून को 10 लाख मरीज हुए और तब वहाँ मरने वालों की संख्या 50,000 हो चुकी थी, जबकि भारत में 10 लाख मरीजों में मरने वालों की संख्या 25,000 है। यानी भारत में कोरोना मरीजों में मृत्यु दर दुनिया के बाकी देशों से कम है। ऐसा क्यों है? हमने पूछा सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर एम वली से। अब डेथ ज़्यादा क्यों नहीं हो रही है, उसका कारण ये है कि 2 वजूहत हैं उसकी। एक तो ये कि लोगों में, इंडिया में इम्यूनिटी ज़्यादा है। हम लोग बार बार बता चुके हैं कि बीसीजी का संक्रमण होता है या टीबी का संक्रमण होता है या हमको पहले से जो है मलेरिया हो चुका होता है या और इन्फेक्शंस हो चुके होते हैं, तो उसकी वजह से हमको ये संक्रमण हल्का होता है। कुछ हमारा रेशियल भी है, कुछ हमारी इम्यूनिटी को भी इसमें दखल है, जिसको हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। कुछ ये भी देखा जा रहा है कि ये रेस जो है हमारी मिक्स्ड रेस है, तो इसमें कोई खास औसत बढ़ोतरी की तरफ नहीं है, कम की तरफ है। और सबसे ज़रूरी बात यह है, वो ये है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं मलेरिया की दवा मिल चुकी है, जो कि क्लोरोक्विन इसमें वायरस को सेल के अटैच होने में मदद करती है। भारत में 10 लाख मरीजों में एक्टिव मामले सिर्फ 3,42,000 हैं। ज़्यादातर मरीज ठीक हो चुके हैं, लेकिन एक्टिव मरीजों की संख्या भी धीमे धीमे ही सही ऊपर जा रही है। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों को लेकर जब तक चिंताएं जाहिर की जाती रही हैं, लेकिन अगर सरकार के ही आंकड़े मान लिए जाएं तो तस्वीर बहुत अच्छी नहीं लगती। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि सरकार बहादुर अपनी जारी किए आंकड़ों पर ध्यान दे रही है और ये बिना किसी मुगालते में आए किया जा रहा है। ऐसा ही है ना? काश कहीं से हाँ में जवाब आ जाए। अब बात करते हैं सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत वाले झगड़े की, जिसमें अब बीजेपी भी पार्टी बन गई है। गुरुवार को जब सचिन पायलट मामले को कोर्ट लेकर पहुंचे तो लगा कि अब इस झगड़े में हार जीत अदालत में तय होगी, लेकिन गहलोत के खेमे ने इसके बाद उनकी नज़र में एक तुरुप का जो पत्ता था, इक्का था, उसे फेंक दिया। कल शाम उन्होंने एक चाल चली जिससे बीजेपी भी इस प्रसंग में प्रत्यक्ष तौर पर पार्टी बन गई और बीजेपी वो अब तक इसे कांग्रेस का झगड़ा बता रही थी। क्या हुआ बीती शाम? कॉल रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग सियासत में पुराना हथियार रहा है, जिसने कई दिग्गजों की राजनीति खत्म कर दी। अशोक गहलोत को राजनीतिक पंडित इस खेल का पुराना महारथी बताते हैं। याद करिए महिपाल मदरेणा का मामला, जिन्हें गहलोत का प्रतिद्वंदी बताया जाता था। मदरेणा की एक सीडी लीक हुई और उसके बाद जो हुआ, उसने महिपाल को राजनीति में इतिहास बनाकर रख दिया। इस बार के झगड़े में ऑडियो ब्रह्मास्त्र गहलोत खेमे की तरफ से चलाया गया। एक फोन बातचीत की रिकॉर्डिंग, जो सही है या गलत हम नहीं कह सकते, लेकिन इसे एक तीर से गहलोत खेमा अपने दोनों दुश्मनों को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा है। क्या है ये ऑडियो रिकॉर्डिंग? 16 जुलाई की रात को अशोक गहलोत गुट ने 3 ऑडियो क्लिप जारी की। इनमें से एक क्लिप 1 मिनट 37 सेकंड की है, दूसरी 2 मिनट 1 सेकंड की और तीसरी 6 मिनट 18 सेकंड की। इस ऑडियो में जो लोग बात कर रहे हैं वो हिंदी, अंग्रेजी और मारवाड़ी में बोल रहे हैं। हालांकि क्लिप की सत्यता की पुष्टि होना बाकी है, लेकिन राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी। गहलोत गुट का दावा है कि इस क्लिप में सचिन पायलट गुट के कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके करीबी संजय जैन नाम के शख्स से बातचीत कर रहे हैं। गहलोत गुट ने आरोप लगाया कि ये लोग राजस्थान सरकार को गिराने के लिए विधायकों से डील कर रहे हैं। इन कथित दावों वाले ऑडियो क्लिप में पैसों के लेन देन की बात हो रही है, ये भी दावा किया गया।
क्या बातचीत है इन कथित ऑडियो क्लिप्स में? पहला ऑडियो 1 मिनट 37 सेकंड का है। दावा है कि क्लिप में पहले व्यक्ति कथित तौर पर संजय जैन और दूसरे विश्वेंद्र सिंह हैं। एक और ऑडियो है, ये करीब 2 मिनट का है। गहलोत गुट की ओर से दावा है कि इसमें पहले व्यक्ति संजय जैन और दूसरे कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा है। हेलो, हाँ ठीक है साहब, बढ़िया हो, सारी बातचीत हुई, एकदम खुल गया, कोई शंका को नहीं। हाँ जी, अब क्या बात होगी? आप बढ़िया है, 30 भराओ जी आप। हाँ ठीक है। सरकार तो रहने को नहीं, सारी प्रकाश करनी पड़ेगी। हाँ बात तो ठीक है, बाकी आप जो एक बार ये सारी संख्या बल और उज्जैन हमने आज ही शुरू जो प्रोग्राम किए वो बता दिया आप। हाँ ठीक है, जो बात तुरंत की व्यवस्था मैं आपने कह दिया, मेरे जिम्मे में आतरी और बनकीरदारी जी। ठीक है। और अभी साहब नवी ने कह दिया अभी बात सचिन जी की तरफ हूँ, लिस्ट को नहीं आवे। और बाकी बात बढ़िया होगी कि मैं सारी बात गोपनीय रहेगी, सिर्फ ठेकियां जवाब मैं करवा रहे हूँ। तीसरा ऑडियो 6 मिनट का है, उससे कुछ सेकंड और भी। कांग्रेस का दावा है कि इसमें भंवरलाल शर्मा, संजय जैन और साहब यानी कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से बातचीत कर रहे हैं। ये दावा किया गया है। हाँ गजेंद्र सिंह, अर्ज करूँ महाराज? मैं उम्र में बड़ा हूँ तो आशीर्वाद दे दूँ। बिल्कुल साहब, विजय बिल्कुल आप सब मिलकर आपके आशीर्वाद से विजय होते हैं। बिल्कुल हाँ साहब, मामू 1-2 दिन में संख्या पूरी हो थी। बस संख्या पूरी हुई, यहाँ के गोदा जैसी अब तो कहीं है। मैं कल संजय जी ने भी बात करी, तो आपने 8-10 दिन को 10-15 दिन की इकट्ठे रहना चाहिए। सरकार राज तो रहे कौन से 12 में 15 दिन तक जो छोड़ दी, जो लोग अपन करने आ जाए। नहीं बात मैं भी समझूंगा, होटल से रात चाले को नहीं। हाँ, और संख्या बल है को नहीं, और बाकी वो बात आप संजय जी होगी संजय की। वो मेरे बेटी से मिला वो नहीं, मोबाइल कर देता। हाँ मैं कर लूंगा बात। ठीक हो? हाँ तो मैं वो थे देख लिया। ठीक हो कल? ठीक साहब, ठीक है, अच्छा नमस्कार। अब दावा सामने आया, बवाल कटा तो आया खंडन का दौर। गहलोत गुट के आरोपों का भंवरलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने खंडन किया। दोनों ने ऑडियो के फर्जी होने का दावा किया। वहीं विश्वेंद्र सिंह का कोई बयान सामने नहीं आया। भंवरलाल शर्मा ने कहा कि ऑडियो में मेरी आवाज नहीं है, मुख्यमंत्री हताशा में हैं और फर्जी ऑडियो तैयार करवाकर दबाव बनाया जा रहा है। मेरी कोई बात नहीं हुई, ये पूरी तरह से फर्जी है। वहीं नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री और जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि क्लिप में उनकी आवाज नहीं है, वो इस मामले में किसी भी जांच के लिए तैयार हैं, ये ऑडियो फेक है। गजेंद्र सिंह ने कहा कि मैं मारवाड़ यानी जोधपुर की भाषा बोलता हूं, जबकि ऑडियो टेप में झुंझुनू टच है। जिस गजेंद्र का जिक्र किया गया उसके पद का कोई जिक्र नहीं है, किसी जगह तक का जिक्र नहीं है। ऑडियो जोड़ तोड़ कर भी तैयार किया जा सकता है। मैं कई संजय जैन को जानता हूं, इसलिए मुझे बताया जाए कि कौन से संजय जैन हैं, उन्होंने मेरी किस मोबाइल नंबर पर बात कराई। कथित ऑडियो क्लिप के बाद कांग्रेस ने विधायकों को यानी भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया है। साथ ही दोनों नेताओं को कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया है। वहीं स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने संजय जैन को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान के जोधपुर जिले से और जोधपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। ये अशोक गहलोत का गृह जिला है। लोकसभा चुनाव में जोधपुर से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उन्हें गजेंद्र सिंह शेखावत ने पटखनी दी थी। दोनों की अदावत पुरानी है और गजेंद्र सिंह शेखावत आज की तारीख में राजस्थान भाजपा के सबसे कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं और अंदर खाने की जानकारी रखने वालों की माने तो वही भविष्य की भाजपा का चेहरा है। इसीलिए वसुंधरा को भी किनारे रखा गया है और इसीलिए भाजपा के सहयोगी सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी वसुंधरा राजे पर निशाना साधा है। कहा है कि वो जाट विधायकों को फोन करके गहलोत के समर्थन की बात कह रही है। वसुंधरा इस पूरे प्रकरण पर अब तक शांत रही हैं, तो ये एक नए मामले का नया पेच भी है। एक जानकार ने कहा कि दोनों तरफ के पुराने खेमे यानी ओल्ड गार्ड एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और नया मोर्चा एक दूसरे के साथ है। इस सब झगड़े के बीच आज पायलट खेमे को हाईकोर्ट से राहत भी मिली। स्पीकर के नोटिस के खिलाफ दायर पायलट की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने स्पीकर पर विधायकों के निलंबन पर फैसला लेने के लिए मंगलवार शाम तक रोक लगा दी। उम्मीद है कि हाईकोर्ट अपना फैसला मंगलवार को सुनाएगा। उसके बाद हो सकता है कि गेंद एक बार फिर से कांग्रेस नेता और मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के पाले में चली जाए।
ललन टॉप शो में आज के लिए इतना ही। जाते जाते आपको कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता सुनाते हैं, बस बहुत हो चुका। ओम प्रकाश वाल्मीकि मूर्धन्य हस्ताक्षर है हिंदी साहित्य के। इनकी किताबें, खासतौर पर इनकी जीवनी जूठन आपको खोज कर पढ़नी चाहिए, ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि इस देश में दलितों को कितना संघर्ष करना पड़ा है। अब कविता सुनते हैं जिसका शीर्षक है बस बहुत हो चुका। झाड़ू थामे हाथों की सरसराहट साफ सुनाई पड़ती है भीड़ के बीच। बियाबान जंगल में सनसनाती हवा की तरह गहरी पथरीली नदी में असंख्य मूक पीड़ाएं कसमसा रही हैं, मुखर होने के लिए रोष से भरी हुई। बस बहुत हो चुका चुप रहना, निरर्थक पड़े पत्थर अब काम आएंगे संतप्त जनों के। आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। उम्मीद है कि सोमवार को एक बार फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।